नमस्ते। आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए दो रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 का स्कोप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, और डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा जिसे कहते हैं, वो कब दी जा सकती है कब नहीं दी जा सकती, उसको भी थोड़ा सा एक एंसिलरी तरीके से हम लोग टच करने वाले हैं। मेन इशू की बात करें तो ये है कि क्या डेथ पेनल्टी एक बार अवॉर्ड हो गई, एक बार सेंटेंस पास हो गया, तो क्या इसे चैलेंज आर्टिकल 32 के अंडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 32 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। लेकिन इन सारे के सारे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, या क्या आर्टिकल 32 है, क्या डेथ पेनल्टी है, किन मामलों में दिया जा सकता है, क्या यहाँ पे चैलेंज हो सकता है आर्टिकल 32 के अंदर ये पूरा ऑर्डर या नहीं हो सकता है, इन सब के बारे में बात करने से पहले केस के ब्रीफ फैक्ट्स को देख लेते हैं। और ब्रीफ फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग पहुंच जाइए अप्रैल 2008 नागपुर में, जब वसंत संपत दुपारे, जो कि एक 30 से 35 साल वर्षीय युवक थे, उनके द्वारा बेरहमी के साथ में रेप किया जाता है एक 4 साल की बच्ची का। ये जो 4 साल की बच्ची थी, उन्हें उससे उस बच्ची को कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, उससे दोस्ती करने की कोशिश की। जब उस बच्ची ने कहीं ना कहीं इनकी बात को माना, तो इसका एक बहुत ही बुरी तरीके से, बार्बरिक तरीके से रेप किया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डिटेल्स आई थी वो डिस्क्राइबेबल है भी नहीं। इसके बाद में उसने बच्ची की जो बॉडी है उसे स्टोन्स के साथ में क्रश कर दिया, जिससे कि उसकी बॉडी आइडेंटिफाई ना हो पाए किसी के भी द्वारा। बॉडी जो है एकदम कुचली जा चुकी थी, चेहरा जो है उसमें कुछ आंख नाक कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे। तो कहने का ये मतलब है, ये मामला बहुत ही बार्बरिक था, बहुत ही क्रूर था, बहुत ही ब्रूटल था। एक बार मानवता का जो इंसानियत पर से विश्वास खत्म हो जाए, उस प्रकार का मामला था। ये मामला पहुंचता है सेशन कोर्ट के पास, और सेशन कोर्ट यहाँ पे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करता है। अब डेथ पेनल्टी की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस तो मेंशन होगा ही होगा। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया था कि डेथ पेनल्टी केवल और केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दी जाएगी। हमेशा ऑप्शन होता है, जिनको नहीं मालूम है उनको थोड़ा सा मैं एक आइडिया भी दूं। आमतौर पे पनिशमेंट में ऑप्शन होता है, जजेस के लिए ऑप्शन है ये कि या तो आप डेथ पेनल्टी इंपोज करिए या फिर आजीवन कारावास इंपोज कीजिए। तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी इंपोज करते वक्त बच्चन सिंह के केस में कहा गया था कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फॉल करता है क्या। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फॉल करता है या नहीं करता है, उसके लिए आप देखोगे कि क्या इस केस के अग्रेवेटिंग फैक्टर्स है, क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स है। अग्रेवेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स है कि क्यों यहाँ पे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मिटिगेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो बताते हैं कि क्यों सजा नहीं मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अग्रेवेटिंग फैक्टर होगा कि जिसका रेप किया है वो 4 साल की बच्ची है, इनोसेंट है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। अग्रेवेटिंग फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में भी इस प्रकार का कोई कंडक्ट रखा है। अग्रेवेटिंग फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपको कोई रिमोर्स नहीं है, या जिस प्रकार से आपने ऑफेंस किया है वो बहुत ही बार्बरिक है। मिटिगेटिंग फैक्टर ये हो सकता है कि आपको पछतावा है अपनी गलती का, या आपके डिपेंडेंट्स है, या आपने इससे पहले कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, वगैरह वगैरह। इनको डिटरमाइन करने के बाद में हम समझेंगे कि क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है। अगर अग्रीवेटिंग फैक्टर ज्यादा हुए, तो मतलब उनका बैलेंस जो है ज्यादा हो रहा है, हैवी हो रहा है, तो हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डालेंगे और इस पर्सन को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेंगे। तो जैसे कि ये केस के ब्रीफ फैक्ट्स नजर आ रहे हैं, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई थी। यहाँ पे तो मैंने ब्रीफली बताया, पर अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखोगे और थोड़ा डिटेल्स में एंटर करोगे तो बहुत ही बेरहमी के साथ में कत्लेआम किया गया था, रेप भी बहुत ही बेरहमी के साथ किया गया था। एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई मॉन्स्टर या जानवर ने ये रेप और मर्डर कमिट किया है। खैर, सेशन कोर्ट ने यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया और समझा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फॉल करता है। जब भी सेशन कोर्ट एक डेथ पेनल्टी देता है, डेथ सेंटेंस पास करता है, तो उसे कंफर्मेशन मिलना होता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट भी कंफर्म करता है। इसके बाद में अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करता है हाई कोर्ट के जजमेंट को। इसके बाद में रिव्यू पिटीशन भी आती है, रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है। इसके बाद में बारी आती है मर्सी पिटीशन की। वसंत जो संपत दुपारे जी हैं, उनका वो भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सब चीजें कोशिश कर ली, हाई कोर्ट के पास पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वापस से रिव्यू करवाया, मर्सी पिटीशन को लेकर पहुंचे गवर्नर के पास है, फिर पहुंचे ये अपने राष्ट्रपति के पास में। इन सभी लोगों ने इनकी मर्सी पिटीशन को भी रिजेक्ट किया। आर्टिकल 72 के अंदर आपके राष्ट्रपति के पार्डनिंग पावर के बारे में बात की गई, और यहाँ पर राष्ट्रपति ने इनकी पार्डनिंग पावर में मतलब कोई पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करा और स्वीकृति नहीं दी इनकी मर्सी पिटीशन को। अब इसके बाद में इन्होंने अब एक नई चीज लेकर आए हैं, आर्टिकल 32 के अंदर अपनी डेथ पेनल्टी को, इस सेंटेंस को चैलेंज कर रहे हैं। आमतौर पे मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल वर्डिक्ट्स हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल है, जिसे बी आर अम्बेडकर साहब हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहकर गए थे। और यहाँ पे बताया गया था कि
बताया क्या गया था, ये मतलब आर्टिकल 32 का बेसिक सिद्धांत है। या तो आप 5 प्रकार की रिट इश्यू कर सकते हो, जो 5 प्रकार की रिट अगर हम बात करें तो आपकी आती है हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी, को वारंटो। इन रिट्स के बारे में तो कभी और बात करेंगे, बट आमतौर पे किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंदर एनफोर्स कर सकता है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे संपत जी ने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया, तो जैसे कि मैंने कहा आमतौर पे आप सेंटेंस को चैलेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया है, अंतिम जो निर्णय लिया है, उसको चैलेंज करने के लिए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पे किया गया और कोर्ट ने भी इसको अलाउ किया। उसका कारण क्या रहा है? उसका कारण है 2022 का मनोज वर्सेस मध्य प्रदेश का जजमेंट, जो कि अपने आप में एक प्रेसिडेंट के रूप में खड़ा हुआ। 2022 में मनोज वर्सेस मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पर्सन, किसी भी आरोपी, किसी भी अक्यूज पर्सन, कुछ भी बोल लो, अगर उसे डेथ पेनल्टी इंपोज करनी है कोर्ट के द्वारा, तो डेथ पेनल्टी इंपोज करने से पहले उसका एक साइकोलॉजिकल साइकाइट्रिस्ट टेस्ट होगा, सोशियोलॉजिकली भी वो कहां पे स्टैंड करता है इनका भी टेस्ट होगा, एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मतलब एक प्रॉपर टेस्ट होगा। इस टेस्ट की एक रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के बाद में डिसाइड किया जाएगा कि क्या इसे उम्र कैद की सजा देनी है या फिर इसे फांसी की सजा देनी है। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब यही चीज वसंत के साथ में नहीं की गई थी। अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजरल लैप्स मेरे साथ हुआ है, मेरा ये बिना टेस्ट किए, जो कि 2022 जजमेंट में कहा गया था कि मैंडेटरी है, वो मेरे साथ नहीं हुआ और उसके बिना मुझे डेथ पेनल्टी इंपोज की गई। उसके बाद में सबने कंफर्म किया, अपहेल्ड किया है, मेरी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया है। तो मेरे बहुत सारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात की गई है, तो जब सबको ये अधिकार मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? राइट टू लाइफ भी मेरी हैम्पर हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे आर्टिकल 21 कहता है आपका, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करें तो लॉ भी ये कहता है कि आप मुझे यहाँ पे साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करो, साइकाइट्रिक टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करवाओ, बाकी के टेस्ट भी कंडक्ट करो, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर आप डिसाइड करो। तो यहाँ पे लॉ का भी पालन नहीं किया गया, तो मेरा आर्टिकल 21 का भी हनन हुआ है। आर्टिकल 19 जो कि मेरे बाकी सारे फ्रीडम्स की बात करता है, उनका भी हनन हो ही रहा है। तो होली ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके होली ट्रिनिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन 3 आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल 14, 19 और 21 को, वो तीनों का ही हनन हुआ है। अब यहाँ पे देखो दो मत में बात हो रही थी। अगर हम बात करते हैं जो विक्टिम की फैमिली वाले हैं, जो प्रोसिक्यूशन की साइड के लॉयर्स हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 32 के अंदर इनकी पिटीशन को एंटरटेन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया है कि आर्टिकल 32 की पिटीशन जो इन्होंने फाइल की उसको, जबकि मामला इतना गंभीर था, इतना सीरियस था, उसके बावजूद भी, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे नोटिस किया कि देखो मौलिक अधिकार का हनन तो हुआ है। इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ जो मनोज के जजमेंट में जो गाइडलाइन बताई गई थी उसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा प्रोसीजरल लैप्स हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ही बड़ा मेजर प्रोसीजरल लैप्स हमने देखा है। तो अब ये होने वाला है कि इस के लिए एक लार्जर बेंच फॉर्म होने वाली है, जिनके द्वारा सिर्फ इनको क्या पनिशमेंट देनी है, क्या नहीं देनी है, इनका एक वो सब चीज़ों को डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब कि क्या ये उम्र कैद की सज़ा डिजर्व करते हैं या फिर फांसी की सज़ा इनको मिलनी चाहिए। तो एक लार्जर बेंच के द्वारा दोबारा से इस केस को इवैल्यूएट किया जाएगा आफ्टर हिम गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकल एंड साइकाइट्रिस्ट टेस्ट एंड ऑल द अदर टेस्ट दैट आर रिक्वायर्ड। इसी के साथ-साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली है, और वो ये है कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल आप आम तौर पे अंतिम वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको चैलेंज करने के लिए नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस जजमेंट के बाद में आप इसको रूल बना दो, जिसको भी डेथ पेनल्टी मिल रही है वो पहुंच रहा है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को कहीं न कहीं ये फियर फील हुआ कि अगर हमने ये अलाउ किया तो भविष्य में इस प्रकार के मामले और बढ़ जाएंगे। तो पहले ही कह दिया इस प्रकार के केसेस को हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं अनलेस कोई बहुत ही सीरियस प्रोसीजरल लैप्स हुआ हो, कुछ बहुत ही सीरियस लॉ का इशू हुआ हो। जैसे कि इस केस में हुआ था कि इनिशियल स्टेज पे जो टेस्ट होना था, जो कि इंपॉर्टेंट था, मैंडेटरी था, वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे अलाउ किया गया। आम तौर पे डेथ पेनल्टी की बात की जाए या फिर कोई भी चैलेंज, कोई भी जजमेंट की बात की जाए, फाइनल जजमेंट की, तो उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा आर्टिकल 32 के अंडर। और इसके अलावा डेथ पेनल्टी के मामले में देखो इसलिए भी करा है क्योंकि डेथ पेनल्टी इरिवर्सिबल नेचर की है। एक बार एक व्यक्ति मर गया, उसके बाद में वापस तो नहीं आ सकता है। तो इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डिटरमाइन कर ले प्रॉपर तरीके से कि इसे आजीवन कारावास देना है या डेथ पेनल्टी देनी है। हालांकि एक बात क्लियर है, इन दोनों में से एक ही सजा मिलने वाली, क्योंकि एविडेंसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये जो टेस्ट किया जाएगा वो इसीलिए किया जाएगा जिससे कि हम डिटरमाइन कर सके कि यहाँ पे पनिशमेंट क्या रहेगी, आजीवन कारावास या डेथ पेनल्टी। तो ये पूरा के पूरा मामला है और ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक मामला है, बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल 32 का डिफरेंट स्कोप इस जजमेंट ने बताया है। तो इस जजमेंट को नोट डाउन जरूर करना और डबल स्टार मार्क करना नोट करने के बाद में, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू सो मच।